नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों यहाँ पर अपन रेलवे एग्ज़ाम्स 2024-25 के लिए टीसीएस एग्ज़ाम पैटर्न की जो पेपर सेट कर रहा है उनकी साइकोलॉजी पकड़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले टीसीएस ने 2023 और 24 के एसएससी के एग्ज़ाम्स लिए हैं। उसमें जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं, किस टाइप से सवाल आए हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट शायद डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उन पर आधारित सवाल बनते हैं तो वो चीज़ें आपके कवर हो जाए और सवाल अच्छे लेवल के हैं। यहाँ पर फिलहाल अपन टोटल जो 1155 क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं ना, जिसमें टीसीएस ने एग्जाम्स लिए हैं 2023-24 में, ये जो पूरी अपनी सीरीज चल रही है, इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप देख लेना। बाकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप ये सभी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट शायद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल अपन आगे बढ़े उससे पहले रुकिएगा। यहाँ पर अभी यदि आप टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट लेने की सोच रहे हो तो एक दिन और रुक जाओ, यानी कल से 14 और 15 नवंबर से टेक्स्ट बुक पास प्रो पर एक बार फिर से बिगेस्ट डिस्काउंट आ रहा है। इससे पहले दिवाली सेल मिस कर दी है, अभी एक बार आपको 2 दिन के लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा है टेक्स्ट बुक, जिसमें आप पास प्रो लोवेस्ट प्राइस में डील ग्रैब कर पाएंगे टीटीजी के कूपन कोड से। तो आज मिडनाइट से ये प्राइस लाइव हो जाएगी और आप रेलवे एग्ज़ाम्स 2024-25 को टारगेट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। पास प्रो से आपके रेलवे के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। फिलहाल प्राइस है पास प्रो की 615 चल रही है। अभी देखते हैं आज नाइट को कितने प्राइस ये ड्रॉप करते हैं। इन्होंने बोला बिगेस्ट सीजन ऑफ द जो प्राइस ड्रॉप होने वाला है, जिसमें रेलवे के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। एलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, एसएससी के सारे एग्जाम्स है। पास प्रो ले लो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर है, जिसमें टीसीएस ने जो पेपर लिए हैं एसएससी के वो भी आपके अवेलेबल हो जाएंगे। उनसे आपको पैटर्न भी पता चलेगा। तो स्मार्ट तरीका है, आज ही ज्वाइन कर लेना मिडनाइट को। और हाँ, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें। तो 1155 क्वेश्चंस में से अभी अपने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 5 वीडियो में। ये छठा वीडियो है जिसमें 50 क्वेश्चंस और कवर करने वाले हैं। तो ये क्रम से क्वेश्चन चल रहे हैं। फिलहाल अपन सीपीयू के सवाल देख रहे हैं 2023 के। इसके बाद इसी में एसएससी दिल्ली पुलिस के सवाल देखने वाले हैं इसी वीडियो में, 50 सवाल टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न के। और आपको बता दूं, यदि ये सेम सवाल नहीं आए ना तो इनके फैक्ट से सवाल आपको 100% बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। जब आपका एनालिसिस होगा उसमें बात करेंगे कहाँ से कौन सा सवाल आया। तो ये पीडीएफ मस्ट है जिनके पास नहीं है, और जिन्होंने ले ली है उनका अपडेट कल मैंने बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि आज वाला वीडियो डाल के एक साथ जो 250 क्वेश्चन कुछ रह गए इनफैक्ट वो साथ ही अपडेट कर दूंगा। जो आपने पीडीएफ ली है तो अपडेटेड वर्जन आपको फ्रीली मिलता है, पता है। वेबसाइट पर आप दोबारा जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे तो अपडेटेड वर्जन आपको मिल जाएगा। फिलहाल उसको अपडेट नहीं किया है, आज सुबह और नाइट को मैं देर रात उसको अपडेट करूंगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 43 वाला कौन सा रेडियोधर्मी तत्व अस्थिर है और इसके सभी समस्थानों की अर्ध आयु अपेक्षाकृत छोटी है, जो कि 4.2 मिलियन वर्ष से 5 सेकंड तक इनके सब स्थानिक की अर्धायु आ रही है। कितने मिलियन वर्ष से कम आ गई है? तो ये एलिमेंट है टेक्नीटियम। टेक्नीटियम कैसा एलिमेंट है? प्राकृतिक, नेचुरल है या फिर बनाया गया? तो ये प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है। इनके सभी जितने भी समस्थानिक है ना वो रेडियोधर्मी बनाते हैं। इसकी खोज 1937 में हुई है। ये एलिमेंट है ना पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है ना उसमें नहीं पाया जाता है, प्रयोगशाला में बना है। 1937 में पेरिन और एमिलियो सेग्रे ने इसकी एक तरीके से खोज की। नेक्स्ट अपना सवाल है, एक आनत तल। आनत तल होता है ढलान वाला, आप कहेंगे ये प्रकार ढलान जिसमें होती है, जैसे कह सकते हो रैंप है, फिसल पट्टी है, ये सभी आनत तल है। तो एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान होती है। बाद में जड़त्व का नियम जो न्यूटन लेके आए हैं, उससे पहले गैलीलियो ने बता दिया था। आपको पता है न्यूटन का जो जड़त्व का प्रथम नियम क्या कहता है, गति का प्रथम नियम, कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी और गतिशील चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल काम न करे। अब बाह्य बल, घर्षण बल लग रहा है तो वस्तु रुक जा रही है। तो गैलीलियो, जो यहाँ पर गैलीलियो गैलीली इनका पूरा नाम है, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है। और यही फिर इनर्शिया की अवधारणा को यहाँ से विकसित किया गया। अगला सवाल है, गिद्ध होते हैं। गिद्ध दोस्तों मांसाहारी होते हैं। आपको बता दूं, गिद्ध जो एक पक्षी है ना, इन्हें साफ सफाई करने वाला या प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से ये मृत जानवरों का मांस खाते हैं। जो मर चुके जानवर हैं उनका मांस खाते हैं, और जो मृत जानवर हैं वहाँ से सूक्ष्म जीव का फैलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, संक्रामक डिजीज हो सकती है। तो गिद्ध क्या करता है, उनको खा जाता है, नष्ट कर देता है। किसको? मृत जानवरों को, ताकि वहाँ पर कोई सूक्ष्म जीव है संक्रामक संक्रामक बीमारियों का जनक न बन जाए।
आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही को स्विच ऑन करके प्राकृतिक संदेश वाहक की प्रतिकृति करती है। तो यहाँ पर ग्राही को रिसेप्टर को स्विच ऑन कर रहा है, रिसेप्टर ग्राही बंद है और इसको स्विच ऑन करने के लिए जो दवा है ना उसको कहेंगे एगोनिस्ट। ग्राही यानी आपको इसमें हो क्या रहा है, शरीर में पाए जाने वाले छोटे प्रोटीन होते हैं ग्राही, जो कोशिकाओं की सतह पर या अंदर होते हैं, कोशिकाओं की सरफेस पर ये ग्राही मिलेंगे और संदेशों को प्राप्त करने का ये काम करते हैं। जब कोई प्राकृतिक संदेशवाहक जैसे हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है या कोई दवा है जो एगोनिस्ट आपने यहाँ पर नाम दिया है, इन ग्राही से जुड़ती हैं, जब ये एगोनिस्ट हैं, दवा मेडिसिन ग्राही से जुड़ेगी तो ये ग्राही एक्टिव हो जाएगा। तब तक ग्राही निष्क्रिय था, काम नहीं कर रहा था, संदेशों का सही है वो अनुसरण नहीं कर रहा था, और जैसे ही ग्राही सक्रिय हो गया, जैसे आप चाबी ताले में आ जाती है ना तो फिर उसे खोल देती है, तो ग्राही एक्टिव हो गया तो शरीर में वो काम करना स्टार्ट कर देगा और जो दर्द वगैरह कम होगा, प्रतिक्रिया एक तरीके से उत्पन्न करेगा। तो ये एगोनिस्ट उस ग्राही को एक्टिव करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट देखिएगा यहाँ पर, रासायनिक रूप से जंग जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। जंग क्या होता है, रस्ट, जो लोहे पर जंग लगती है ना उस पे आयरन का ऑक्साइड तो होता है और क्या होता है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही है, तो ये सही दिख रहा है। रासायनिक रूप से जंग गैर जल योजित नहीं, जंग में जल जरूर होता है। आप जंग का फॉर्मूला देखेंगे ना, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और इसमें NH2O, जल के अणु कुछ भी कितने भी हो सकते हैं तो जल योजित होता है। कॉपर भी जल योजन होने पर जंग में बदल सकता है, नहीं कॉपर नहीं बदलता है, ये गलत है। जिंक ऑक्साइड जंग का एक रूप है, जिंक नहीं फेरिक ऑक्साइड इसका रूप है, जो कि जलवाष्प है, ऑक्सीजन है, हवा के संपर्क में आता है ना लोहा, उस केस में उसमें जंग में कन्वर्ट हो जाता है। जंग अलग है, लोहा अलग है, ये एक रासायनिक रिएक्शन होती है। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है, जो बैक्टीरिया कोशिका है ना उसकी लंबाई लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अब और भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी लंबाई की बात करते हैं। विषाणु का आकार कितना होता है, वायरस का आकार है ना वो सबसे छोटा होता है। सूक्ष्म जीव में सबसे छोटा आकार वायरस का ही होता है, यहाँ तो माइक्रोमीटर में, लेकिन वायरस का आप आकार देखेंगे ना वो है नैनोमीटर में। जो नैनोमीटर छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर का 1,000वां भाग है नैनोमीटर, इतना छोटा है। तो विषाणु 20 से 300 नैनोमीटर के बीच इसकी एक तरीके से लेंथ होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस है लगभग 80 से 120 नैनोमीटर, जबकि HIV वायरस लगभग 120 नैनोमीटर होता है। अब बात करते हैं फफूंदी फंगस या कवक की। कवक का आकार है ना वो 2 माइक्रोमीटर से कई सेंटीमीटर तक होता है। तो कवक बड़ा होता है विषाणु और जीवाणु से भी, सेंटीमीटर तक इसकी साइज चली जाती है। लेकिन ज़्यादातर सूक्ष्म फफूंदी जो कवक है वो लगभग 3 से 4 माइक्रोमीटर जो यीस्ट वगैरह हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर इसके उदाहरण देख सकते हो, ये यीस्ट का नाम है। और नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का आकार है 10 से 50 माइक्रोमीटर, लेकिन कुछ 1 मिलीमीटर तक भी हो सकते हैं, पैरामीशियम वगैरह। शैवाल एल्गी की बात करें, आकार 1 माइक्रोमीटर से कई मीटर तक हो सकता है। शैवाल बड़े होते हैं, आप देखते हो जल में जो हरे हरे हैं वो शैवाल, तो 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच। उदाहरण जो सूक्ष्म शैवाल आपका क्लोरेला है। और नेक्स्ट आर्किया है, ये 0.1 से 15 माइक्रोमीटर होता है। वायरॉइड है, ये विषाणु से भी छोटा होता है, केवल RNA से बना होता है, लगभग 30 नैनोमीटर है। वायरॉइड पौधों में रोग फैलाते हैं। नेक्स्ट है कौन अप्रद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। अप्रद जो एक तरीके से मृत जीव है, पेड़ पौधे हैं, अन्य जैविक जो अपशिष्ट है ना, मृत जीव पेड़ पौधे अपशिष्ट जो कचरा है एक तरीके से, उन्हें अप्रद बोला जाता है। तो इन अप्रद को अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कौन कर सकता है, कवकीय एंजाइम, जिसे आप अपघटक बोलते हो। अपघटक में आपका बैक्टीरिया आता है, कवक आता है, ये सभी इन जैविक कचरे का अपघटन करते हैं और जैसे आप देखेंगे विघटित कर उन्हें सरल अकार्बनिक यौगिक में, जैसे नाइट्रेट में बदल देंगे, फॉस्फेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये वापस पोषक तत्वों मिट्टी या पर्यावरण में पुनः उपलब्ध रिसाइकल हो जाते हैं। शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या है, शर्करा में, शुगर में जो खाद्य घटक है ना वो कार्बोहाइड्रेट है। शर्करा में मौजूद मुख्य खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट होता है और शर्करा एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट में, शर्करा में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सभी होते हैं जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट अपना है कौन सा जीव संघ एपिकॉम्प्लेक्सा इससे संबंधित है। जो संघ फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा से संबंधित जीव है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का कारण आपको पता है, ये संघ एपिकॉम्प्लेक्सा से संबंधित है। आप कहेंगे इस संघ में क्या है, इस संघ में कई परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी, जो अपने जीवन चक्र में विभिन्न जटिल स्टेज से गुजरते हैं परजीवी और आमतौर पर अपने मेजबान के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर जीवित रहेंगे। और एपिकॉम्प्लेक्सा संघ के जीवों में एक विशेष संरचना होती है जिसे एपिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो उन्हें मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करती है। तो इसमें एक
विशेष टाइप की स्ट्रक्चर होती है ताकि वो मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करके वहाँ पर पोषण प्राप्त कर सके। ये एपिकल कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसे कहेंगे एपी कॉम्प्लेक्सा, जो प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है 1928 में निष्पादित कौन सा समीकरण एक सापेक्ष गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का वर्णन करने के लिए क्वांटम सिद्धांत और विशिष्ट आपेक्षिकता को संयोजित करता है। तो ये आपका समीकरण है डिराक समीकरण, आप बोलेंगे डायरेक्ट बोलो, डायराक, डिराक। ये डिराक समीकरण कब आया? 1928 में पोल डिराक ने इसको प्रेजेंट किया। ये क्या करता है? एक सापेक्ष गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का वर्णन करने के लिए क्वांटम सिद्धांत और विशिष्ट आपेक्षिकता को संयोजित करता है। ये समीकरण इलेक्ट्रॉन जैसे कणों के स्पिन और कण विरोधी जो एंटी पार्टिकल की अवधारणा है उसको भी स्पष्ट करता है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन की है, कण विरोधी अवधारणा, और क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण योगदान माना है डिराक समीकरण को। 1928 में इसे निष्पादित किया गया था, जो कि सापेक्ष गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का वर्णन करने के लिए क्वांटम और विशिष्ट आपेक्षिकता को दोनों को संयोजित करता है इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कम से कम 3 महीने तक आहार में पर्याप्त विटामिन सी नहीं लेने के कारण कौन सी बीमारी होती है? जिसमें कमजोरी, रक्त अल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा संबंधी समस्याएं होती है। कम से कम 3 महीने तक आपके आहार में विटामिन सी नहीं हुआ ना, कारण क्या है? आपको पता है विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है, इन्हें अपने शरीर में स्टोर नहीं रहते हैं। बाकी विटामिन है ना, ए, डी, ई, के, ये सभी अपने शरीर में स्टोर हो जाते हैं, तो बाद में आवश्यकता पड़ने पर काम में आ जाते हैं। लेकिन ये विटामिन ज़्यादा दिन स्टोर नहीं रहते, इसलिए इन्हें एक तरीके से डेली, प्रतिदिन इनको कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन आपका सी आपको पता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो यदि 3 महीने तक विटामिन सी नहीं हुआ ना, उस केस में सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों की बीमारी है, जो मसूड़े होते हैं दांतों के, उनमें प्रॉब्लम आएगी। रक्ताल्पता है, एक तरीके से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। त्वचा पर घाव, संक्रमण जैसी समस्या है, ये देखने को मिलेगी विटामिन सी से। विटामिन सी होता है जो खट्टे फ्रूट होते हैं ना, संतरे, नींबू, अमरूद, हरी सब्जियां, इन सभी में। रासायनिक सूत्र C6H4OH का होल ट्वाइस। ये जो बेंजिन डियोल दो आपका अल्कोहल है, तो डाइऑल 2, तो बेंजीन डियोल के 1,3 आइसोमर या मेटा आइसोमर का नाम क्या है? तो ये जो सूत्र है ना बेंजीन डियोल, इनके 1,3 आइसोमर, इसका आइसोमर है, समावयवी है 1,3 वाला, इसका नाम है दोस्तों रेसोर्सिनॉल। क्या है? रेसोर्सिनॉल इसका नाम है, ठीक है। बेंजीन डियोल के 1,3 आइसोमर है रेसोर्सिनॉल। अगला है, किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत, ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया है? सभी को पता है। और ये अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू हुआ। हालांकि 56 एलिमेंट उस समय उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में भविष्यवाणी की, 56 एलिमेंट की, अंतिम तत्व थोरियम था, लागू कैल्शियम तक हुआ है। तो ये 1864 की बात है। उसके बाद आवर्त सारणी आई दिमित्री मेंडलीव की परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, 1817 में डोबेराइनर ने ट्राइड्स दिया था। अब इससे ऊपर आपने सीपीयू के सवाल देखे, टोटल 63 सीपीयू के सवाल थे, और बाकी पूरी पीडीएफ आपको बता दूं 1155 क्वेश्चंस जो 2023 और 24 के एसएससी एग्जाम्स पूछे गए, ये पूरी पीडीएफ ऑलरेडी तैयार है, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत ही कम प्राइस, 38 रुपी पेमेंट करने पर सारे क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे, और अपडेट जो होती रहेगी ये पीडीएफ, तो उसका अपडेटेड वर्जन बाद में आपको फ्री में मिल जाएगा। कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? जैसे एमटीएस का भी एग्जाम खत्म हो रहा है, तो एमटीएस के सवाल साइंस के जैसे ही आएंगे, इसमें मैं अपडेट कर दूंगा फ्रीली। कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस की बात करें तो नाइट्रोजन आपको पता नहीं है। उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी का 18वां ग्रुप, नोबल गैस, अक्रिय ग्रुप, आप 0 ग्रुप कहेंगे उसे। तो 18वें ग्रुप में टोटल उत्कृष्ट गैस की बात करेंगे तो 7 एलिमेंट हैं। इसमें आपका हीलियम परमाणु क्रमांक 2, नियोन 10, ऑर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54, रेडॉन 86 और ऑर्गेनेसॉन ये आपका 118। आप कहेंगे इसे कैसे याद रखें परमाणु क्रमांक? बिल्कुल ईजी, आपको पता है ये आवर्त में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। पहले आवर्त में आपको पता है 2 ही एलिमेंट है, तो दूसरा ही है। दूसरे आवर्त में 8 एलिमेंट है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे, ये आपका 10 आ गया। अब 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 आ गया। 18 में फिर 18 एलिमेंट है, तो आपको 18 जोड़ने पड़ेंगे 36 से। 36 में 18 जोड़ेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, और 54 में आप 32 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा, और फिर 86 में 32 जोड़ेंगे तो 118 है। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रत्येक आवर्त में कितने एलिमेंट हैं। नेक्स्ट है झिल्ली।
ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सवाल हैं जो 2023 वाले साइंस के 76 क्वेश्चंस हैं। इनमें से अपन फिलहाल 40 क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। 10 ऊपर ऑलरेडी अपन ने देख लिए हैं सीपीयू की। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन की तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर 1972 में वैसे इसका आंसर हो जाएगा। सिंगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया। ध्यान आपको पूछ रहे हैं, तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। इन्होंने जिस झिल्ली का वर्णन किया है वो कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये झिल्ली कोशिका की बाहरी सीमा बनाती है। कोशिका के जो बाहर में झिल्ली रहती है जिसके अंदर सारे कोशिकांग वगैरह हैं, नाभिक वगैरह, कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण के बीच का एक अवरोध है ना, वो कोशिका झिल्ली है। तो ये अवरोध का काम करती है झिल्ली। और तरल मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली एक द्विपरत वाली लिपिड, जिसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहेंगे, दो परत की ये कोशिका झिल्ली इस तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार बताया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए आधारभूत मॉडल जो स्वीकार किया है तरल मोज़ेक मॉडल 1972 में। तो कोशिका झिल्ली जिसमें द्विपरत वाली लिपिड होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तैरते हैं। ये संरचना झिल्ली को लचीला और गतिशील बनाती है, जिसमें इसमें उपस्थित प्रोटीन और लिपिड अणु अपनी स्थिति बदल सकते हैं। सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत है, ये सवाल यहाँ पर 3 बार रिपीट हो गया है। मुख्य स्रोत है विटामिन डी है, 2 टाइप के होते हैं, D2 और D3। एर्गो कैल्सीफेरॉल D2 और कैलो कैल्सीफेरॉल D3। अगला सवाल है, किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली की शुरुआत की? द्विनाम पत्ती कैरोलस लीनिस का नाम आता है। इसमें इन्होंने किस टाइप से वर्गीकरण किया? सवाल यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि ये इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर प्रेजेंट किए? तो इन्होंने 18वीं सदी में अपने कार्य सिस्टेमा नेचर, इसमें इसको प्रेजेंट किया है द्विनाम पत्ती को। इस पत्ती में जीव के 2 नाम में पहला जो नाम है ना, वो उनके वंश का, दूसरा उसके स्पीसीज का। पहला वंश, दूसरी स्पीसीज। अब यहाँ पर एक त्रिपद नामकरण की पद्धति भी आई जिसको स्टिकलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हेक्सले और स्टिकलैंड का नाम आता है इसमें। अगला सवाल यहाँ पर एक बेसिक सा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न है। एक विलियन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है। टोटल 450 ग्राम जल प्लस 50 ग्राम शर्करा। तो टोटल यहाँ पर विलियन कितना हो गया? जल तो आपका विलायक है, 50 ग्राम शर्करा आपकी विलेय है। तो विलेय प्लस विलायक आपको पता है क्या होता है? विलियन होता है। विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन। तो यहाँ पर आप विलियन देखेंगे तो 50 ग्राम प्लस 450 ग्राम, 500 ग्राम आपका विलियन हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत आपको यहाँ पर पूछा है, सांद्रता बतानी है। सांद्रता नहीं, इसमें विलेय कितना मिला हुआ है, टोटल में से विलेय कितना। सांद्रता का मतलब है टोटल में से विलेय। विलेय अपॉन टोटल क्या है? विलियन। विलेय अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 100 करेंगे तो विलेय 50 है, टोटल 500 है, 50 अपॉन 500 गुणा 100 करेंगे तो 10% इसकी आपकी सांद्रता आ जाएगी। बहुत से बच्चे सीधो डायरेक्टली देखते हैं ना, काफ़ी बार पूरा सवाल नहीं देखते हैं, तो चिल्ली मिस्टेक हो जाती है। 50 बटा 450 करके 100 कर देंगे और वहाँ पर आपका उत्तर गलत आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली आपको नीचे विलियन चाहिए, ठीक है। 90% उसमें जल है और 10% शर्करा है। हल्दी पाउडर में कितनी मिलावट किसकी मिलावट होती है? हल्दी पाउडर में काफ़ी मिलावट आती है। मिलावट का सवाल दिल्ली पुलिस में एक और पूछा गया, नीचे मैं बता दूंगा। तो हल्दी पाउडर में आपको मिलावट का पूछा है, किसकी होती है? लेड क्रोमेट की होती है। लेड क्रोमेट की हल्दी पाउडर में मिलावट होती है। हल्दी पाउडर में मिलावट के रूप में एक तो इसमें मेटानिल येलो और एक लेड क्रोमेट, ये 2 रसायन काम में आते हैं। मेटानिल येलो ये एक सिंथेटिक रंग है जिसका उपयोग हल्दी को अधिक पीला और चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लंबे समय तक सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं आती हैं। लेड क्रोमेट है जहरीला यौगिक है लेड, जिसका उपयोग हल्दी में रंग बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें सीसा की उपस्थिति होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है लेड। और ये किडनी, यकृत और अपना तंत्रिका तंत्र है उस पर बुरा असर डालता है। हल्दी में क्या होता है, किसकी मात्रा होती है? फायदेमंद क्यों है हल्दी? क्योंकि इसमें होता है करक्यूमिन। क्या होता है? करक्यूमिन। और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का आगे सवाल आएगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक तरीके से अपने शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे अपन ने ऐसी ही चीज़ें खाई, तेलीय वगैरह ऐसी मैदा की चीज़ें खाई हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और उसमें कुछ ऐसे प्रदूषक चीज़ें हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स आप कहेंगे, वो फ्री रेडिकल की सफाई करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरी है। नहीं तो फ्री रेडिकल्स जमा होते जाएंगे, वहाँ पर कोई गांठ का रूप ले सकता है, कैंसर हो सकता है। नहीं तो इससे पहले इसकी सफाई कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और सूजन रोधी बनाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट करक्यूमिन में होता है, जो हल्दी में विशेषकर पाया जाता है। करक्यूमिन जो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हल्दी में एक आती है दोस्तों लैकाडोंग प्रजाति आती है, हल्दी की लैकाडोंग।
उसमें करक्यूमिन की मात्रा अधिक होती है। वैसे हल्दी में 3% के आसपास करक्यूमिन, लेकिन उस हल्दी में लगभग 6 से 7% करक्यूमिन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मिलावट की बात हो रही है तो आगे एक सवाल आएगा जिसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में से दूध में किसकी मिलावट नहीं होती है। तो दूध में मिलावट किसकी हो सकती है? पानी डाल सकते हैं, सिंथेटिक दूध है, डिटर्जेंट और स्टार्च है। पानी, डिटर्जेंट, स्टार्च, उसमें लकड़ी का बुरादा रहेगा जो इसका आंसर नहीं है। लकड़ी के बुरादा नहीं डाला जाता है पानी दूध में। घी में क्या डाला जाता है? वनस्पति और आर्टिफिशियल बटर फ्लेवर मिलाया जाता है। सरसों के तेल में मिलावट अर्जुन के तेल से कर देते हैं। मिर्च पाउडर में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मिर्च पाउडर में लाल रंग बढ़ाने के लिए ईंट का पाउडर डाल देते हैं। और बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है, सुडान डाई किस में डाली जाती है? मिर्च पाउडर में मिलावट के लिए सुडान डाई, जो काफ़ी खतरनाक केमिकल है, कैंसर का कारण बनता है सुडान डाई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो आप बोलते हो ना, बेकिंग सोडा, ये एक्चुअली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो ये जो बेकिंग सोडा है खाना पकाने में काम आता है, ठीक है, फुलाने के लिए मैदा वगैरह को बेकिंग सोडा। अब अदर नेम जो इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट या सामान्य नमक कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्टवाइस है, ये साक्ट लाइम या चूने का पानी है, चूने का पानी। सोडियम कार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा है, धावन सोडा या सोडा ऐश बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे आप चौक, मार्बल, कैल्साइट, लाइमस्टोन कुछ भी बोल सकते हो। एसिटिक एसिड है, इसका अन्य नाम विनेगर है और इसमें मुख्य घटक होता है इथेनोइक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का एग्जाम में प्रीवियस टीचर्स ने सवाल पूछा था, ये म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्य नाम है म्यूरेटिक एसिड। सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, ये ब्लीचिंग एजेंट है, इसे लिक्विड ब्लीच भी कहा जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा गैस, ड्राई आइस कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी आधा जल का अणु है कैल्शियम सल्फेट में, वो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपको पूछा, ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सवाल है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3। यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका, यहाँ पर पंच जगत वर्गीकरण जो रॉबर्ट व्हीटेकर ने 1969 में किया है, इस पंच जगत में 5 जगत है, मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और आपका प्लांटी, पादप जगत। तो इन पंच जगत में से मोनेरा जगत है ना, इस पे यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होती, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता। अपने शरीर में जो कोशिका होती है ना, वो केंद्रक झिल्ली युक्त एक तरीके से होती है, सुस्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है सभी में, जितने भी यूकैरियोट हैं। लेकिन प्रोकैरियोट इनमें से आपका मोनेरा नहीं माना इसने और इसको प्रोकैरियोट में डाल दिया। पंच जगत वर्गीकरण RH व्हीटेकर 1969 में इसको प्रेजेंट किया। इसमें 5 जगत में जैसे मोनेरा की बात करें तो उसका उदाहरण सहित कुछ पंच जगत अपन संक्षेप में देखते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये मोनेरा में आ जाएंगे। नील हरित शैवाल जिसे आप बोलते हो, जीवाणु है मोनेरा में। जीवाणु एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा में एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय है लेकिन यूकैरियोटिक। ध्यान रखना, प्रोटिस्टा और मोनेरा में एक एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिका। लेकिन प्रोटिस्टा में आपका ये यूकैरियोट है, संगठित केंद्रक होते हैं। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यानी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, DNA न्यूक्लियोइड क्षेत्र में होता है। इसमें कोशिका भित्ति होती है और ये स्वपोषी या परपोषी हो सकते हैं मोनेरा। अब यहाँ पर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में आपके उदाहरण में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, शैवाल, ये सभी प्रोटिस्टा है। और मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, याद रखना, प्रोकैरियोट में। और प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, शैवाल हैं। जल में रहने वाले जीव और कुछ में क्लोरोफिल होने में वो स्वपोषी होते हैं जबकि अन्य परपोषी होते हैं। पौधे, जानवर और कवक के लक्षणों का मिक्सचर है प्रोटिस्टा। फंजाई जिसे आप कवक बोलते हो, इसमें यीस्ट, मशरूम, मोल्ड। प्रमुख विशेषता बहुकोशिकीय होता है। यूनिसेलुलर है, एक कोशिका में केवल आपका प्रोटिस्टा और मोनेरा है। और बहुकोशिक में आपका फंजाई में आ जाएगा, जिसके अंतर्गत अपोषी पोषण, यानी जिसमें मृत जीवों से पोषक तत्व ग्रहण होते हैं। क्लोरोफिल नहीं होता फंजाई में, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। प्लांटी, पेड़ पौधे, शैवाल, फर्न सभी प्लांटी हैं, ब्रायोफाइटा वगैरह। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधे, ध्यान रखना। एनिमिलिया में आपके मानव, मछली, कीड़े, पक्षी, ये सभी एनिमिलिया में आ जाएंगे। तो अपन तो बहुकोशिका यूकैरियोटिक है, कोशिका भित्ति अपने थोड़ी होती, पेड़ पौधे में होती है कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं ना, तो कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की होती है। प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोटिस्टा में बात करें
और मोनेरा में बात करें तो इसमें आप देखेंगे मोनेरा में भी कोशिका भित्ति होती है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है। कोशिका चक्र यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था है, समसूत्री में होती है एम स्टेज, न कि अर्धसूत्री में, ये गलत है। डीएनए प्रतिकृति ऐसे चक्कर में होती है, तो आपको पूछा है सही नहीं है, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। बाकी डीएनए प्रतिकृति ऐसे चक्कर में होती है, जो एस स्टेज है ना, ये डीएनए प्रतिकृति जो कोशिका चक्कर में समसूत्री विभाजन में, सही आपका क्रम है G1 गैप 1 फेज, एस फेज, G2 गैप 2 और एम फेज। तो यहाँ पर आपको एस चक्कर में डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए बनता है, डबल डीएनए बनता है एक तरीके से, फिर विभाजित हो जाएगा दो कोशिकाओं में। G2 में प्रावस्था कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार करती है, प्रावस्था कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार करती है, ये सही स्टेटमेंट है, एम वाला गलत है। यहाँ पर एम एक असूत्री विभाजन प्रावस्था है, जो गलत है। एम प्रावस्था कोशिका चक्कर का वह चरण है जहाँ पर माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है जहाँ पर, न कि अर्धसूत्री विभाजन। एम चरण में कोशिका दो नई संतति कोशिका में विभाजित होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस अपन कर चुके हैं। अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, इनके स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन में एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, दो टाइप की स्टेज होती है, एमएस वगैरह कुछ नहीं होती। ये जो मियोटिक फास्ट है, जो प्रथम असूत्री विभाजन है, इसमें भी अलग अलग फेजेज आपको देखने को मिलेगी। ये पहला विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके अन्य जो चरण आप उपचरण देखेंगे उसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। तो ये प्रमुख फेजेज हैं जो असूत्री विभाजन में आती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो PMAT, पीएम कहाँ पर है, प्रोपेज फर्स्ट। ये सबसे लंबा और जटिल चरण है जिसमें गुणसूत्र सकेंद्रित होते हैं और उनमें क्रॉसिंग और होता है, जिससे आनुवंशिक विविधता आती है। इस चरण को आगे 5 उपचरणों में विभाजित किया जाता है। तो वैसे अर्धसूत्री विभाजन है अपनी जनन कोशिका है उनमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट में भी अलग अलग उपचरण यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद पीएम मेटाफेज फर्स्ट में इस चरण में गुणसूत्र जोड़े जो होमोलोगस गुणसूत्र है कोशिका के मध्य में कतारबद्ध होते हैं। एनाफेज फर्स्ट में इस चरण में होमोलोगस गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े का एक गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुव पर अलग अलग चले जाते हैं। और टेलोफेज फर्स्ट में इस चरण में कोशिका का विभाजन होता है और दो नई कोशिकाएं बनती हैं जिसमें प्रत्येक में आधे गुणसूत्र हैं। अब यहाँ पर असूत्री विभाजन सेकेंड स्टेज में भी ये सभी होंगे। प्रोफेज सेकेंड गुणसूत्र फिर से संकेंद्रित होंगे, मेटाफेज सेकेंड गुणसूत्र कोशिका के मध्य में फिर कतारबंद होंगे। एनाफेज सेकेंड प्रत्येक गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। टेलोफेज सेकेंड 4 नई संतति कोशिकाएं बनती है। तो आपको पता है असूत्री विभाजन में 4 नई संतति कोशिका और समसूत्री में 2 ही बनती है, और गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री में समान होती है। यहाँ पर आधी हो जाती है, तो आधे गुणसूत्रों की संख्या शुरुआत में ही हो जाती है जो आपने मियोसिस फर्स्ट में देखा, और सेकेंड में फिर यहाँ पर एक तरीके से 4 नई संतति कोशिकाएं बनती हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की बात करें तो H+ आयन की बात कर रहा है ये, तो H+ आयन का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। तो ये जल के साथ मिलकर कौन सा आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन की बात हो रही है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है H3O+ के रूप में, H3O+ ये स्थायी है। हाइड्रोजन की बात करें, आयन स्थायी रूप में क्यों नहीं रह पाता है, क्योंकि ये अत्यंत छोटा और अस्थिर है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल आपको पता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब हाइड्रोजन आयन बनता है तो इसका केवल एक प्रोटॉन बचता है। आयन बना मतलब क्यों बना, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो त्यागा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज त्यागा तभी H+ आयन बना है। अब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब हाइड्रोजन के पास केवल प्रोटॉन बचा हुआ है, और ये इतना धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज वाला होगा जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बनाएगा। चूंकि आयन का आकार बहुत छोटा होता है, इसका आवेश घनत्व भी बहुत अधिक होता है, तुरंत अपने आसपास के जल अणुओं के साथ आकर्षित ये हो जाएगा और वहां पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है H3O+ के फॉर्म में। समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल का दाब क्या होगा, समुद्र जल में आप नीचे जाएंगे जल का दाब बढ़ेगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है ऊपर के जल का भार नीचे के जल पर अधिक दबाव डालता है, जिससे जल दाब में वृद्धि होती है। जल की प्रत्येक 10 मीटर गहराई पर दाब लगभग 1 ATM बढ़ जाता है। प्रत्येक 10 मीटर नीचे जाएंगे 1 ATM दाब बढ़ जाएगा। जीव जंतुओं का पंच जगत वर्गीकरण अभी आपने देखा, किसने दिया ये आपको पूछा, तो RH व्हीटेकर ने 1969 में ये 5 जगत। शकरकंद को पकाने के दौरान कौन सा ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है, तो यहाँ पर शकरकंद पकता है तब मीठा हो जाता है। मीठा होने का कारण है
कि उसमें ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है, वो है बीटा एमाइलेज। शकरकंद को पकाने के दौरान जो एमिलेज है, ये एक ताप स्थिर एंजाइम है, स्टार्च को जल अपघटित करता है। ये एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा जैसे स्टार्च है, इसको माल्टोज ग्लूकोज में तोड़ेगा और ये शकरकंद पकने के बाद मीठा हो जाएगा। तो एमाइलेज इसका जल अपघटन करता है शकरकंद। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः जलीय अकशेरुकी, कशेरुकी नहीं अकशेरुकी पूछ रहे हैं। तो जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं? जलीय अकशेरुकी जीवों में बैलेंस हेतु युग्मित अंग कौन से, जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले दरों से भरी पुट्टिका है? तो वो युग्मित अंग है, उसमें रोम यानी हेयर होंगे, सेंसरी हेयर संवेदी है, बहुत ज़्यादा सेंसेशन महसूस कर सकते हैं, संवेदनाएं उसमें एक तरीके से टच करने पर पता चल जाता है, वो संवेदी एक तरीके से ज़्यादा एक्टिव है। तो संवेदी रोमों वाले लिक्विड से भरी पुट्टिका होती है, उसमें एक ऐसी पुट्टिका होगी जिसमें रोम होंगे, संवेदी रोम होंगे, और फिर ये दरों से भरी हुई पुट्टिका हो गई। और ये जलीय अकशेरुक जीवों में पाए जाने वाले संतुलन की युग्मित अंग हैं। तो ये कौन से हैं जलीय अकशेरुक? ये अंग की बात करें तो इसे कहेंगे स्टेटोसिस्ट। ये है स्टेटोसिस्ट, जिसे आप कह सकते हो सांख्य व्रत। तो ये जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के लिए, जलीय अकशेरुक में बैलेंस बनाने के लिए उसमें जो संतुलित अंग होता है उसे सांख्यवर्त या स्टेटोसिस्ट कहते हैं। स्टेटोसिस्ट आमतौर पर उसमें होता क्या है, ये सेंसरी हेयर होते हैं, संवेदी रोम होते हैं, और ये जो बाल है ना संवेदी रोम, ये एक दरों से भरी हुई पुट्टिकाओं में मौजूद होते हैं, जो जीव को अपने शरीर की स्थिति और संतुलन का पता लगाने में मदद करते हैं। जब ये जीव चलते हैं या अपनी स्थिति बदलते हैं तो पुट्टिका में मौजूद जो ये बाल है ना संवेदी, ये उत्तेजित हो जाएंगे और फिर इस जीव को बैलेंस करेंगे। ये ऑर्गन जो अंग है स्टेटोसिस्ट में ही ये सारे सेंसरी हेयर वगैरह होते हैं, पुट्टिका होती है, लिक्विड इसमें भरा रहता है, जो जब ये चलते हैं अकशेरुक जीव तो उसको बैलेंस बनाने के लिए ये हेयर एक्टिव हो जाएंगे। तो ये स्टेटोसिस्ट है। टफ सवाल है ना। दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? अभी आपको हल्दी वाला था, उसमें लेड क्रोमेट था। यहाँ पर दूध में मिलावट पर लकड़ी का बुरादा नहीं आता, बाकी यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च इसका प्रयोग होता है दूध की मिलावट में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में दोस्तों प्लास्टिड नहीं होता, पादप कोशिका में होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कोशिकांग हैं वो केवल जंतु में पाए जाते हैं और कुछ केवल पादप में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में जैसे कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है, जो पादप में पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने में मदद करता है, ये जंतुओं में नहीं होता है, जंतु कोशिका में। और पेड़ पौधों में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, ये पादप कोशिका में पानी, पोषक तत्व और अपशिष्ट का भंडारण करती है, इसलिए बड़ी यहाँ पर वैक्यूल या फिर रिक्तिका होती है। ये जो ऑर्गन्स है ना केवल पादप कोशिका में होते हैं, केवल जंतु कोशिका में यानी पादप में नहीं होते हैं, जंतु में होते हैं। उसमें आपका तारकाय आ जाता है, सेंट्रियोल्स इसे बोलते हैं। ये सूक्ष्म नलीय संरचनाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंतु के निर्माण में मदद करती है। कोशिका विभाजन में इस तारकाय का काफी अच्छा रोल रहता है, ध्यान रखना, इससे पहले भी बता चुका हूँ। बाकी लाइसोसोम्स भी मैक्सिमम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं होता है। लाइसोसोम का कार्य है एक तरीके से पाचन करना, अपशिष्ट को हटाना। वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीट भक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यहाँ पर कीट भक्षी आबादी जो कीटों का भक्षण करती है, ऐसे पेड़ पौधे जो कीटों को खा जाते हैं। देखिए कैसे पेड़ पौधे अक्सर शाकाहारी होते हैं या फिर स्वपोषी होते हैं, लेकिन कीटों का भक्षण करने वाले भी पेड़ पौधे हैं, जैसे कि नाम है इसमें आप देखेंगे नेफेंथिस, ड्रोसेरा, डायोनिया मस्किपुला और यूट्रिकुलारिया, सारासेनिया, ये कुछ कीट भक्षी उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या है कि जो कीट भक्षी है ना पौधे, ये कीटों को खाएंगे, तो इनकी सहायता करने के लिए कौन सी प्रजाति? तो यहाँ पर एक फाइकस प्रजाति आती है, जैसे फाइकस प्रजाति में पेड़ आते हैं बरगद और पीपल। अब कुछ कीट भक्षी को भी पोषण चाहिए, तो बरगद और पीपल से ये पूरे वर्ष फल प्रदान करते हैं। बरगद पीपल हैं जो फाइकस प्रजाति के पेड़ हैं। इसमें कई पक्षी, चमगादड़, कीट भक्षी जीव हैं वो रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका ये खाद्य स्रोत है। और इसके आसपास यदि कोई कीट भक्षी पादप हो जाए तो ये वहाँ पर जाकर बैठेंगे कीट, और इनको वो पादप खा जाएगा। तो इनके फलों की स्थिर उपलब्धता पारिस्थितिकी में जरूरी है। ये फल नहीं हुए तो कीट भक्षी पहले ही मर जाएंगे, और कीट भक्षी मर गए तो फिर ये पेड़ पौधे क्या खाएंगे? कीट भक्षी आबादी को भी अप्रत्यक्ष रूप से ये समर्थन करता है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। वैसे विटामिन ए के बारे में ये क्या हो रहा है, ठीक है, विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सही है? विटामिन ए की बात करें
ओके, जो रेटिनॉल है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। बी, पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो कौन से सही है? दोनों सही है। दोनों को एक बार दोबारा बता दूं, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। जैसे बोलते हैं ना, विटामिन ए के लिए आपकी आंख की रोशनी अच्छी करनी है तो गाजर खाइएगा, उसमें विटामिन ए रहता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन है। तो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। ये एक प्रकार का कैरोटीनॉइड है जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है। पहले विटामिन ए से पहले वो बीटा कैरोटीन है, फिर विटामिन ए में कन्वर्ट होगा अपने शरीर में। ठीक है, शरीर में वो कन्वर्ट होता है। पहले वो बीटा कैरोटीन होता है और शरीर में रिएक्शन होने पर वो विटामिन ए बदल जाता है। जैसे गाजर में, शकरकंद में, कद्दू जैसे नारंगी रंग की जो सब्जियों में प्रचुर मात्रा में ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो ये इसका पूर्ववर्ती है, फिर शरीर में कन्वर्ट होता है। पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के स्रोत हैं। पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के स्रोत हैं, जैसे पालक, साग, सलाद। ये हरी पत्तेदार सब्जियां, साथ ही आम, पपीता, खुबानी। जो पीले फल हैं ये विटामिन ए से भरपूर रहते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 20। एक बेकिंग करने वाले विद्यार्थी ने केक बेक करना शुरू किया, केक को बेक किया। कुछ देर बाद उसे पता चला कि उनका केक फूल ही नहीं रहा। केक का फूलना जरूरी है, वो एकदम सख्त पड़ा हुआ है, उसको पका रहे तो सख्त हो गया, नहीं फूल रहा क्योंकि उसमें यीस्ट नहीं है। उसमें क्या नहीं है? खमीर। उसमें क्या नहीं है? क्योंकि वह घटक डालना भूल गया, वो बेकिंग पाउडर डालना भूल गया। फूलाने के लिए यहाँ पर या तो उसमें यीस्ट होना चाहिए या बेकिंग पाउडर आता है। अब एक एग्जाम में सवाल पूछा, मेरे को याद आ रहा है कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किसका मिक्सर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया है। जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें एक तो बेकिंग सोडा, बहुत से कैंडिडेट ये सोचते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही है, एक नहीं है, अलग है। अब देखिए, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ में यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड मिक्स होता है, एक अम्लीय घटक होता है। एक तो बेकिंग सोडा होगा बेकिंग पाउडर में, एक टार्ट्रिक एसिड अम्लीय घटक होगा। एग्जाम में सवाल पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो बेकिंग पाउडर एक रासायनिक खमीर है जिसका उपयोग बेकिंग में किया जाता है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं यहाँ पर, दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दांतों के स्वास्थ्य से संबंधित गलत स्टेटमेंट देखो। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ आपको पता है इनेमल है, और इनेमल किससे बना होता है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, इससे बना होता है इनेमल। कैल्शियम इसमें ज़्यादा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट इनेमल इसका होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में बचे शर्करा, जो मुंह में अपन खाना खाएंगे तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बचेगा, उस शुगर शर्करा को खाद्य कणों को तोड़कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, बैक्टीरिया है वही तो अपने खाने की जो शर्करा एक तरीके से अच्छे से दातुन नहीं किया तो वो अम्ल में कन्वर्ट कर देगा उसको। टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है, दांतों की सड़न को रोकता है। अब भाई, शरीर में अम्ल पैदा हुआ जो दांतों को सड़ा रहा है, और टूथपेस्ट में भी अम्ल है तो कैसे रोकेगा? उसको उदासीन करने के लिए, अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? क्षार चाहिए। एल्कली फूड आपको खाना है, या फिर एल्कलाइन हो गए जो बेस है। क्षारीय जो चीज़ें हैं ना उसमें वो बैलेंस करेगा, उदासीन करेगा। जैसे कि चींटी का डंक आपको काट गया, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अब फॉर्मिक एसिड का, अब चींटी के डंक का इलाज क्या है? एक तो इसमें बेकिंग सोडा जो क्षारीय होता है वो रगड़िए। एक कैलामाइन भी आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कैलामाइन जो जिंक ऑक्साइड होता है, कैलामाइन। तो कैलामाइन ये क्षारीय प्रकृति का, तो अम्ल और क्षार मिलेंगे तो न्यूट्रल कर देगा। इसी टाइप से मुंह में आपका अम्लीय माध्यम बन चुका है, इसलिए दांतों में सड़न हो रही है, क्षय हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको चाहिए वहां पर क्षारीय माध्यम। तो ये गलत स्टेटमेंट है। टूथपेस्ट में अम्लीय नहीं, क्षारीय होता है, तभी वो दांतों की सड़न को रोकता है। मुंह के पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती, तब दांतों की सड़न स्टार्ट होती है। ये सही है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है। SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने, अपघर्षक, ढलाई, बालू, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, प्रोपेंट, रतन में उपयोग किया जाता है? तो SiO2 का एक संगठक है जिसका नाम है क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रासायनिक संगठन है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वार्ट्ज का उपयोग ये विभिन्न उद्देश्य आप देख पा रहे हैं इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल है, प्लेटी हेलमंथीज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं? प्लेटी हेलमंथीज के पाचन तंत्र में एक छिद्र होता है। एक छिद्र, जैसे कि प्लेटी हेलमंथीज में चाहे आप खाना खाने का कह दो या उत्सर्जन का कह दो, वो सारा काम मुंह से ही करते हैं, तो वो एक छिद्र है। प्लेटी हेलमंथीज जैसे प्लेनेरिया, जैसे आपका लिवर फ्लूक है, टीनिया है, ये सभी प्लेटी हेलमंथीज है। और इसका शरीर एक तरीके से चपटा होता है। ठीक है, प्लेटी हेलमंथीज का सवाल आता है, चपटा शरीर प्लेटी हेलमंथीज।
तो जो ये प्लेटी हेलमिंथीज हैं जैसे फ्लैटवर्म चपटा है, इनके पाचन तंत्र में एक ही छिद्र होता है। ये छिद्र उनके मुख का कार्य करता है, यानी भोजन ग्रहण करने में और अवशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए काम आता है। एक ही छिद्र है। पाचन तंत्र एक तरीके से इनका अधूरा है क्योंकि इसमें केवल एक ही छिद्र है। पाचन तंत्र पूर्ण होने के लिए गुदा का होना जरूरी है, इसमें नहीं होती है। प्लेटी हेलमिंथीज के कुछ सामान्य उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो ही रही है जब पाचन तंत्र की, पूर्ण पाचन तंत्र या फिर अधूरा पाचन तंत्र किसमें होता है, यानी बिल्कुल पाचन तंत्र होता ही नहीं, कोई भी छिद्र नहीं होता। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा है ना, जैसे पोरीफेरा कोई पाचन तंत्र नहीं है, अपने शरीर की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों से जल और उसमें घुले हुए सूक्ष्म जीवों को अवशोषित करते हैं। तो पाचन तंत्र होता ही नहीं पोरीफेरा में, पाचन तंत्र होता ही नहीं प्रोटोजोआ में, तो ये एक तरीके से नहीं होता इसमें। और जंतुओं के उच्च वर्ग जैसे कि निम्नमेटोड, कीट, कशेरुक, इसमें पूर्ण पाचन तंत्र होते हैं। अलग अलग छिद्र होंगे भोजन के लिए और अपशिष्ट के निष्कासन के लिए। अब बात करें सिनेडेरिया। सिनेडेरिया इसमें आपका हाइड्रा जेलीफिश है। पाचन तंत्र इसमें भी अधूरा होता है, इसमें भी केवल एक छिद्र होता है। सिनेडेरिया है, प्लेटी हेलमिंथीज है, इन सभी में। कौन सा भोजन का एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है? कार्बन नहीं होता, जल में कहाँ होता है? जल हो जाएगा। पादप जगत का उभयचर कौन सा? इससे पहले भी आ चुका है, ब्रायोफाइट को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। सजीव निर्जीव की योजक कड़ी क्या है? वायरस है। पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइट होते हैं, इसमें मुख्य रूप से मॉस, लीवरवर्ट्स ये आ जाएंगे। इन्हें उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के पर्यावरण में ये रह सकते हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आंखों में कहाँ से प्रवेश करती है? अपने नेत्र में किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश आएगा तभी अपन को वो चीज़ दिखती है। वो जैसे ही संदेश जाएगा रेटिना से अपने नरों में। तो यहाँ पर चीज़ें काम कैसे करती है? किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर अपनी आंख में प्रवेश करेगा ना, शुरुआती हिट किस पर करेगा? आंख में सीधा ही हिट करेगा कॉर्निया पर। प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करेगा। कॉर्निया पारदर्शी है एक तरीके से, और वो आंख में अंदर प्रकाश टकराकर वापस नहीं जा रहा, आंख के अंदर जा रहा, उसे अपवर्तन कहेंगे, थोड़ा डेविएट जरूर हो रहा है। अब कॉर्निया के बाद प्रकाश सीधा ही पुतली, जो आंख के बीचों बीच बिल्कुल काला सा पुतली होती है, जो अपना आकार चेंज करती है पुतली। जैसे बहुत ज़्यादा उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो पुतली छोटी हो जाएगी, प्रकाश बहुत कम है किसी चीज़ को देख रहा है तो पुतली बड़ी हो जाएगी। पुतली के आकार को फिर नियंत्रित करती है आपकी आइरिस। ठीक, तो ये पुतली की चारों तरफ आइरिस होती है जो थोड़ा कम ब्लैक होती है और पुतली बीच में ब्लैक होती है। पुतली, कॉर्निया के बाद प्रकाश चला गया पुतली में, जो आइरिस द्वारा नियंत्रित होती है पुतली, और ये फैलती है, संकुचित होती है प्रकाश की मात्रा के अकॉर्डिंग। पुतली से ये प्रकाश चला गया लेंस में, पुतली के बाद प्रकाश जाता है लेंस में। लेंस एक पारदर्शी उत्तल संरचना है जो प्रकाश किरणों को और अपवर्तित कर उन्हें रेटिना पर केंद्रित करती है। उत्तल लेंस एक तरीके से रेटिना पर केंद्रित करेगा और सीधा ही प्रकाश रेटिना पर चला जाएगा। लेकिन लेंस और रेटिना के बीच में एक आता है विट्रियस ह्यूमर। तो लेंस के बाद प्रकाश का छाप द्रव कहो विट्रियस ह्यूमर से होकर गुजरता है, जो एक जेली जैसी पारदर्शी परत है जो रेटिना पर प्रकाश किरणों को केंद्रित करने में मदद करता है और आंख का आंतरिक दबाव को बनाए रखता है। अब रेटिना पर विट्रियस ह्यूमर से होता हुआ प्रकाश गया और अंत में प्रकाश किरणें रेटिना पर पहुंचती है, जो आंख के पीछे की ओर जो स्थित होता है। रेटिना में क्या होता है? दो टाइप की कोशिकाएं होती है, एक रॉड्स होती है, कॉन्स होती है, जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है। ये रॉड्स और कॉन्स प्रकाश को इलेक्ट्रिक संकेत है, विद्युत जो सिंबल है उसमें कन्वर्ट करेगी। अब ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, रेटिना पर उत्पन्न विद्युत संकेत ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचते हैं और इन्हें दृश्य के रूप में वहां पर प्रसंस्कृत किया जाता है। तो इस टाइप से ये पूरा काम करता है सिस्टम प्रकाश का। समभारिक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? समभारिक, भार समान है मतलब परमाणु क्रमांक अलग अलग है। जैसे आप देखते हो आर्गन और कैल्शियम का, कैल्शियम और आर्गन है, इसका भार सेम है 40-40, कैल्शियम 20 है, आर्गन 18, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। अब समभारिक का मतलब क्या हुआ? भार सेम है, यानी यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये मिलकर दोनों सेम संख्या बना रहे हैं, और इसमें बदलाव किस में आ रहा? प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, दोनों का टोटल सही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल में एनसीईआरटी में दे रखा है फैक्ट है कि समस्थानिक में क्या क्या बदलाव होता है। समस्थानिक में आपको बता दूं, भौतिक गुण है ना वो बदल जाते हैं, रासायनिक नहीं बदलते। कारण क्या है? समस्थानिक में होता क्या है? स्थान समान है, यानी प्रोटॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दोनों की संख्या समान है। यहाँ पर बदलाव हो रहा है ना, वेरिएशन, वो न्यूट्रॉन की संख्या का हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन समान है, और इलेक्ट्रॉन एक तरीके से रासायनिक गुणधर्म होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही फिर आयनन ऊर्जा वगैरह ये सारी चीज़ें रासायनिक गुणधर्म में आ जाएगी। भौतिक गुण में क्या आता है? द्रव्यमान आता है, उसका घनत्व आता है,
गलनांक आता है, ये सभी भौतिक गुण है। अब द्रव्यमान संख्या चेंज हो रही क्योंकि न्यूट्रॉन चेंज हो रहा, तो भौतिक गुण में बदलाव होता है, ध्यान रखना समस्थानिक में, लेकिन रासायनिक गुण सेम रहते हैं और उसमें प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है। आप उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन इसमें अलग अलग होंगे समस्थानिक में। और बाकी समभारिक में दोनों गुण बदलते हैं, रासायनिक और भौतिक दोनों। कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका संरचना का अध्ययन कहलाता साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? कवक का अध्ययन, फंगस कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका है। फाइकोलॉजी है सेवालों का अध्ययन, फाइको सेवाल। हिस्टोलॉजी है ऊतकों की संरचना। बागवानी हॉर्टिकल्चर है पौधों की खेती प्रबंधन। विश्व विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी, विषाक्त पदार्थों का प्रभाव। और अमीबायोलॉजी भ्रूण विकास, अमीबायो एम्ब्रियोलॉजी, एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी जो भ्रूण का विकास है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास संस्कृति सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। ये सवाल पूछा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी पर, मानव विकास संस्कृति और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। एग्रोनॉमी है फसल उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन का अध्ययन, एग्रोनॉमी मिट्टी प्रबंधन फसल उत्पादन। ओशनोग्राफी महासागरों में रहने वाले जीवों का अध्ययन, महासागर और उनमें रहने वाले जीवों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इच्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। हेर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। माल्कोलॉजी मोलस्का इसका अध्ययन। और क्रस्टियोनोलॉजी या फिर कार्स्टियोलॉजी है केकड़े झींगा अन्य जो क्रस्टेशियन का अध्ययन है इनका। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है? तो इस वीडियो में बात कर चुके हैं एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में जो फ्री रेडिकल्स मुक्त कण होते हैं ना, इनको निष्क्रिय करते हैं। फ्री रेडिकल्स काफ़ी हानिकारक होते हैं, ज़्यादा होंगे तो कैंसर हो सकता है। तो कैंसर एक तरीके से जीन में म्यूटेशन ये पैदा कर सकते हैं, और जीन में म्यूटेशन फॉर्मूला चेंज हो गया तो अब कोशिका वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से ट्यूमर का रूप लेते लेते पूरे शरीर में मेटासिस यानी फैल जाएगा कैंसर। मुक्त कण अस्थिर अणु होते हैं और फिर ये एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल को स्थिर कर देते हैं। ये अस्थिर होते हैं, कहीं पर भी चले जाएं, कोशिका को नुकसान पहुंचा दें, रोगों को सूझने में काम एक तरीके से खराब कर दें। एंटीऑक्सीडेंट इन मुक्त कणों के साथ प्रतिक्रिया। एंटीऑक्सीडेंट जो विशेषकर किस में पाए जाते हैं, जैसे आप स्ट्रॉबेरी की बात करें, ब्लूबेरी की बात करें, इस प्रकार जो कलरफुल बेरीज है इसमें सबसे अधिक भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरण जैसे बात करेंगे, विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट है, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल है ना उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। और फल है, अब फ्रूट वेजिटेबल को आप ऐसे नहीं, वेजिटेबल को पकाएंगे तो फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएंगे। विटामिन ई है जैसे बीज पत्तेदार सब्जी नट्स, उसमें एंटीऑक्सीडेंट। बीटा कैरोटीन जैसे गाजर शकरकंद, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम में साबुत अनाज मछली नट्स हैं, इसमें भी है। और ये कोशिकाओं की मरम्मत करता है, उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करता है, कैंसर है रोग है इनको बचाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। सवाल था कि इसमें संबंध में सत्य कौन सा नहीं, तो इसमें एक स्टेटमेंट है, पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। पशु उत्पाद जैसे दूध दही है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम जरूर होगा, प्रोटीन जरूर होगा, विटामिन B12 जरूर होगा, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट जो पशु उत्पाद है उसमें नहीं होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फल फ्रूट में ज़्यादा होते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, क्षति को रोकते हैं, ये सारे काम करते हैं। कौन सा खनिज हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अपने शरीर में खनिज कितना है? लगभग 4 से 5% शरीर में खनिज रहता है। हमारे शरीर में खनिजों का कुल परसेंटेज 4 से 5 है। इनकी अलग अलग मात्रा है, जिसमें हाईएस्ट खनिज जो मिनरल है ना अपने शरीर में वो कैल्शियम है। कैल्शियम आप देखेंगे 1.5 से 2% अपने शरीर में है। मुख्य रूप से हड्डियाँ और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है और मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका संप्रेषण में सहायक होता है। फास्फोरस सेकेंड है हाईएस्ट, फास्फोरस लगभग है 1%। कैल्शियम के बाद फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस ये हाईएस्ट मिनरल है। फास्फोरस के बाद अपने शरीर में पोटेशियम 0.35% है। कोशिकाओं का कार्य मांसपेशियों का संकुचन तंत्रिका संप्रेषण के लिए आवश्यक है पोटेशियम। तो कैल्शियम फॉस्फोरस पोटेशियम, उसके बाद सल्फर है 0.25% है, प्रोटीन के निर्माण और एंजाइम कार्यों में मदद करता है। सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15% है, जो दर संतुलन रक्तचाप जो आपका ब्लड प्रेशर है इनको कंट्रोल करता है सोडियम। क्लोरीन आपका 0.15%, पाचन में मदद करता है, कोशिकीय दर संतुलन बनाए रखता है। मैग्नीशियम लगभग 0.05%, हड्डियों की संरचना और एंजाइम कार्यों के लिए आवश्यक है मैग्नीशियम। ये प्रमुख रूप से जो अपन देखते हैं खनिज वो है जिसमें कैल्शियम फॉस्फोरस अधिक है। अब बहुत ही कम मात्रा में यानी 0.01% ये मिलकर बनाते हैं, जिसमें लोहा जिंक कॉपर आयोडीन सेलेनियम मैग्नीज ये जाते हैं। लोहा हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है, जिंक प्रतिरक्षा और कोशिका वृद्धि में सहायक है, कॉपर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण में, सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, मैग्नीशियम मोलिब्डेनम ये सभी आ जाएंगे आपके मैग्नीशियम मोलिब्डेनम ट्रेस मिनरल्स हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं और मिनरल से ही अपने शरीर में बैलेंस बनता है। समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले दो यौगिकों को नाम बताइए। आणविक सूत्र फॉर्मूला एक ही है,
स्ट्रक्चर भिन्न है। जैसे ब्यूटेन, एन ब्यूटेन में आपके 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। जैसे ब्यूटेन में एक तो CH3 CH2 CH2 CH3, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH, फिर यहाँ पर आपका CH3 CH3, तो ये 2 आइसोमर हो गई। तो ये आपका संरचनात्मक समावयव है। आणविक सूत्र समान है, स्ट्रक्चर आपका अलग हो रहा है। नेक्स्ट है, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? पादपों में कोशिका की लंबाई बढ़ाने में ऑक्सिन मदद करता है। कोशिका वृद्धि, पादपों की कोशिका वृद्धि में ऑक्सिन मदद करता है। ठीक है, कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है, तनों और जड़ों की लंबाई बढ़ाता है। वानस्पतिक प्रतिक्रिया जैसे प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया में सहायता है। कोशिका वृद्धि में ऑक्सिन। पादप हार्मोन की बात करें तो उसमें एक साइटोकाइनिन हार्मोन होता है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। पत्तियों के पीलापन को रोकता है साइटोकाइनिन। पौधों के विभिन्न अंगों में पोषक तत्वों का वितरण करता है। साइटोकाइनिन है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। एक हार्मोन आता है पादप में, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन दोस्तों बीजों के अंकुरण में, तनों की लंबाई बढ़ाने में, तने की लंबाई बढ़ाने में जिब्रेलिन सहायक है। फूल और फलों के विकास में भी मदद करता है। ये बीज और कलियों के निष्क्रियता को भी समाप्त करता है। बीज और कली निष्क्रिय हो गई उनको भी समाप्त करेगा। बीज के अंकुरण में, तने की लंबाई बढ़ाने में जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में पत्तियों के पीलेपन को रोकता है। ऑक्सिन कोशिका वृद्धि में। एक हार्मोन आता है एब्सिसिक एसिड, और यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है टीसीएस ने कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है एक पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है, वृद्धि को रोकता है पौधे में, वो है एब्सिसिक एसिड है। पौधे में तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, तनाव वृद्धि को कंट्रोल करता है। पत्तियों में रंध्रों को बंद करने में मदद करता है, रंध्र को बंद करने में भी एब्सिसिक एसिड है, तो ये बंद रोकने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। और बीजों में निष्क्रियता को बनाए रखता है, बीजों को निष्क्रिय कर देगा जिससे इसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने में मदद करता है, पत्तियों और फलों को झड़ने को प्रेरित करता है और पौधे की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके फूल का उगना, उत्कों का परिपक्व होना, ये एथिलीन के कारण होते हैं, फल पकते हैं। नेक्स्ट, भोजन में ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं जो लाभकारी आंत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या सक्रियता को प्रेरित करते हैं? ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रेरित करेंगे, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रेरित करेंगे? तो भोजन में ऐसे यौगिक, खाने में वो यौगिक आएंगे, उसे प्रीबायोटिक कहते हैं। दोस्तों 2 टर्म आती है, एक प्रीबायोटिक, एक प्रोबायोटिक। दोनों ही अलग अलग है, सेम नहीं है प्री और प्रो। अलग अलग कैसे? प्रीबायोटिक क्या करता है कि अपने भोजन में, जैसे फाइबर हो गया, फाइबर है, ये प्रोबायोटिक का भोजन है। आप कहेंगे प्रोबायोटिक मतलब आंत के अंदर जो सूक्ष्म जीव है ना, ये बहुत आवश्यक है। अपनी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गट हेल्थ। सूक्ष्म जीव जो आंतों में है उनको भोजन, उनका भोजन क्या है, वो जीवित कैसे रहेंगे, तो उनके जीवित के लिए प्रीबायोटिक उनका भोजन है। सूक्ष्म जीवों का भोजन है प्रीबायोटिक, और एक्चुअली वो सूक्ष्म जीव है ना, वो प्रोबायोटिक कहलाते हैं। यही अंतर है। प्रीबायोटिक जैसे आप देखेंगे एक ऐसे गैर पाच्य यौगिक है, यानी इन प्रीबायोटिक का पाचन नहीं होता अपने शरीर में। जैसे फाइबर है ना, फाइबर जो रुक्षांश आप हिंदी में बोलते हो, रुक्षांश या फाइबर का पाचन नहीं होता, लेकिन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, पेट भर जाता है और फिर इसका भोजन बनता है प्रीबायोटिक का ये फाइबर, जो गट हेल्थ के लिए अपने अच्छा है, जो हमारे पाचन तंत्र में सीधे पचे बिना लाभकारी बैक्टीरिया के लिए भोजन का कार्य करता है। तो बैक्टीरिया जो अपने शरीर में है प्रोबायोटिक, उनका भोजन है प्रीबायोटिक, जिसमें फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि लहसुन, प्याज, केला, शहद, साबुत अनाज। ये कार्य लाभकारी बैक्टीरिया एक तरीके उनको प्रोत्साहित करते हैं। और प्रोबायोटिक ये खुद बैक्टीरिया, ये खुद सूक्ष्म जीव जिसमें लैक्टोबैसिलस है, जिसमें फिबिडोबैक्टीरिया है, ये अपने आंतों में होते हैं। कौन सी आंत में होता है प्रोबायोटिक? आप कहेंगे पेट में होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। ये होता है दोस्तों बड़ी आंत में, छोटी आंत में बहुत कम होते हैं। ऑलरेडी छोटी आंत में भोजन का अवशोषण, आपके मुख्य पोषक तत्व अवशोषित छोटी आंत में होते हैं, और बड़ी आंत में विशेषकर जल का अवशोषण होता है। और इसके अतिरिक्त बड़ी आंत में आपकी ये प्रोबायोटिक मिलती हैं। तो बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका कॉलन सबसे बड़ा पार्ट है बड़ी आंत में, तो किण्वित। अब प्रोबायोटिक कैसे बनेंगे? अब ऐसा तो नहीं अपने शरीर में ही प्रोबायोटिक बनते हैं, ये बाहर से अपन ले सकते हैं। किण्वित खाद्य पदार्थ है, फर्मेंटेड, जैसे दूध, दही, दूध तो नहीं, दही, दही दूध के किण्वन से दही बन गया, और कुछ खमीर, अचार है, किमची है, टेम्पे हैं, ये किण्वित भोजन है। एक इमली भी बनती है किण्वित, ठीक है, इमली या अमली बोलते हैं उसे, जो मिलट की बनती है, अम्बली बोलते हैं शायद उसे, वो भी एक किण्वित है। यानी रात भर रहेगा, अच्छे अच्छे उसमें बैक्टीरिया आएगा, प्रोबायोटिक आएंगे, और उनको भोजन करेंगे तो वो अपने शरीर में चला जाएगा। तो ये पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक्स। किसी ठोस के गलनांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ठोस का गलनांक यानी ठोस बदल रहा है, पिघल रहा है, दरों बन रहा है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर दरों बन जाएगा।
अब कम से कम के इतना तापमान तो होना ही चाहिए, इससे कम तापमान पर वो ठोस नहीं पिघलेगा। एक वायुमंडलीय दाब पर, एक फिक्स दाब पर कम से कम इतना ताप हो, इससे अधिक पर तो पिघल जाएगा, लेकिन इससे कम ताप पर काम नहीं बनेगा, वो ताप गलनांक है। इसी प्रकार का क्वथनांक, क्वथनांक जल को गैस में बदलना या फिर दरों को गैस में बदलना है, जल बोल रहा हूँ, दरों को लिक्विड को आपको वाष्प में बदलता है, भाप में बदलना है, तो लिक्विड को वाष्प में बदलने के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर तो चाहिए चाहिए। जल के केस में क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर इसको अलग टाइप से डिफाइन किया गया क्वथनांक है। यानी क्वथनांक वह तापमान है जिस पर किसी दरों का वाष्प दाब, जल जब उबलता है एक तरीके से भाप बनती है तो उसका दाब, तो किसी दरों का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर है तो वो उसका क्वथनांक है। ठीक है, नेक्स्ट है अचार को परिरक्षित, वेट वाइल, अचार को परिरक्षित करने के उद्देश्य से जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस परिरक्षक को सामान्यतः कहा जाता है। अचार के परिरक्षण में नमक भी डालते हैं, बाकी तेल तो होता ही है, इसके अतिरिक्त तो उसमें एसिटिक अम्ल होता है जिसे विनेगर कहते हैं, वो भी परिरक्षण का काम करता है। बाकी परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण में एक सोडियम बेंजोएट का नाम भी आता है जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, सोडियम बेंजोएट। तो ये सभी आपके परिरक्षक का काम करते हैं। तो एक्चुअली जो एसिटिक एसिड है ना वो विनेगर है, ठीक है, सिरका है। नेक्स्ट है प्लास्टिड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्लास्टिड, देखिएगा, प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है। प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, केवल 2 ही अंग है, कोशिकांग हैं जिनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। वो 2 अंग हैं, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक है प्लास्टिड। यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है जिनका खुद का डीएनए हो, खुद का राइबोसोम हो, राइबोसोम प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक, एक तरीके से प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। तो ये दोनों ही इन कोशिकांग में अलग से मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। तो ये दोनों ही कोशिका के अंदर मौजूद अणु जो विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। वैसे डीएनए नाभिक में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए हो जाएगा। तो ये खुद एक तरीके से ऊर्जा का भंडार है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए तो ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। प्लास्टिड की सहायता से पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते, तो इनमें जरूरी है दोनों में। बाकी आप देखेंगे क्रोमोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, सही है। ल्यूकोप्लास्ट सफेद या रंगीन प्लास्टिड होते हैं, ये भी सही है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से वे अंगक होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं, सही बात है। एलपीजी रसोई गैस में क्या होता है। एलपीजी में दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन होती है और सीएनजी में होती है मेथेन। सवाल यहाँ पर पूछा जाता है सीएनजी का गठन क्या है। सीएनजी में तो आपका मिथेन होती है, CH4 मिथेन होती है सीएनजी में, मैक्सिमम परसेंटेज मिथेन ही है सीएनजी में। लेकिन एलपीजी में मिथेन एथेन कुछ नहीं है, प्रोपेन और ब्यूटेन है, इनका परसेंटेज फिक्स नहीं है। आमतौर पर प्रोपेन लगभग 60 से 70% है, ब्यूटेन लगभग 30 से 40% है। जैसे बात करें मौसम के अनुपात में चेंज होगा, गर्म मौसम में ब्यूटेन का प्रतिशत अधिक होगा क्योंकि ये अधिक वाष्पशील होती है, जबकि ठंडे मौसम में प्रोपेन अधिक होगी। तो प्रोपेन ब्यूटेन होती है आपके एलपीजी में। और आपको पता है एलपीजी अपने घरों में गैस सिलेंडर है ना वो एलपीजी का है, उसमें एक गंध आती है। वैसे आपको सवाल पूछ ले कि एलपीजी क्या गंधहीन है या फिर गंध वाली गैस है। एलपीजी गंधहीन है, तो आप कहेंगे गंध किसकी आती है। तो एलपीजी में एक अलग से पदार्थ मिक्स किया जाता है जिसे मर्कप्टेन कहा जाता है। एक्चुअली ये एथाइल मर्कप्टेन है, इसकी गंध होती है जो गैस लीक का पता चलेगा इसी गंध के कारण, इसलिए इसे मिक्स करते हैं। नेक्स्ट अपना है स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। इसमें क्या होता है स्टेनलेस स्टील। अब स्टील में वैसे क्या होता है, स्टील में कार्बन और लोहा, एक तरीके से लोहा प्लस कार्बन स्टील होता है। लेकिन स्टेनलेस में थोड़ी और मजबूती दी गई, जंग नहीं लगती उसमें। इसमें क्रोमियम भी मिक्स कर देंगे। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकल, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। निकल क्रोमियम से वो स्टेनलेस बन जाती है बिना जंग लगे। स्टेनलेस स्टील कुकवेयर में मुख्य रूप से क्रोमियम, निकल, कार्बन होते हैं। ये मिश्रण स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं जिससे वह उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ बनता है। निकल यहाँ पर स्टील को मजबूत और लचीला बनाता है। कार्बन ये स्टील को कठोर और मजबूत बनाने में योगदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा ऊर्जा के, अंतिम सवाल आ चुका अपना। ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बर्फ टुकड़े के परमाणु कंपन करते लगते हैं। तो बर्फ से किस प्रकार जल बन रहा है, तो यहाँ पर ठोस से लिक्विड बन रहा है, तो गलनांक की बात हो रही। तो ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बर्फ से जल बनाने के लिए आपको ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत रहेगी। तो बर्फ टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा हो जाती है कि वे अपनी स्थिर स्थिति से अलग हो जाते हैं। परमाणु अलग होंगे और स्थिर संरचना खो देते हैं अपनी जो ठोस की है, और इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इस विशेष बिंदु को कहेंगे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट को दोबारा यहाँ पर पूछा है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है पारदर्शी साबुन में। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में, और बाकी पूरी PDF
जिसमें एसएससी 2023 एग्ज़ाम्स प्लस 2024 एग्ज़ाम्स के टीसीएस के सभी साइंस के क्वेश्चंस हैं। 2023 के 629 साइंस के सवाल, 2024 के 526 क्वेश्चंस, 1155 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो मिनिमम फ़ी में। इसका अपडेटेड वर्जन है, आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपको टेलीग्राम पर सूचित कर देंगे जैसे ही अपडेटेड वर्जन आएगा। क्योंकि कुछ सवालों के फैक्ट ऐड होने हैं, तो उनको जैसे जैसे ऐड करें तो एक साथ कोशिश करेंगे सभी के ऐड करके अपडेट कर दें उनको। ये 2024 के इस टाइप से क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम्स वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं 2023 में कितने पूछे गए और 2024 में कितने पूछे गए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कैसी तैयारी चल रही है, टेक्स्ट बुक वगैरह से मॉक दे रहे हो तो कितना स्कोर आ रहा है, नहीं दे रहे हो तो आपको बता दूँ अभी दोबारा अवसर आपको मिल रहा है। कल और परसों 14 और 15 नवंबर को टेक्स्ट बुक पास प्रो पर एक बार फिर भारी डिस्काउंट है, वो अवेलेबल आज मिडनाइट से हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा उठाएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपको ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कैसे पास प्रो ज्वाइन करना है या फिर टेस्ट आपके टॉप ट्रेंडिंग जीके से कैसे ई बुक डाउनलोड करनी है, वो भी आप चेकआउट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।